Now we will move towards our third disease, that is malaria. Malaria is very much a predominant kind of disease in our country. In India it is very predominant, क्योंकि हर किसी को होती है. नॉर्मली हम देखते हैं बहुत सारे लोग इससे अफेक्टेड होते हैं. ओके, नाउ one more country is there which is being affected from, or their people are being affected from this disease. Not affected, we can say they are being preventing from this particular kind of disease, that is Africa. Africa में क्या होता है, we have seen earlier that African peoples are having one kind of genetic disorder, that is sickle cell anemia. Okay, उनकी RBCs सिकल शेप की हो गई है. नॉर्मली हमारी आरबीसीज का शेप कैसा होता है, बाइकॉन्वेक्स शेप होता है. ओके, तो उनके आरबीसीज सिकल शेप की हो गई है. तो वी कैन से दैट दिस इज सम काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन ओनली, दैट दे आर बीइंग प्रिवेंटेड फ्रॉम दिस मलेरिया. सिकल सेल एनीमिया इज द प्रीडोमिनेंट डिसीज इन अफ्रीका, बट प्रीडोमिनेंट होने के बाद में दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम मलेरिया. इट इज ऑल्सो प्रीडोमिनेंट, पर वहां के जो लोग हैं वो वहां से इस डिसीज से प्रिवेंटेड है. Why? Because they are having in one kind of transformation. What is that one kind of transformation? That is presence of the sickle cell erythrocyte. Sickle cell RBCs present है. क्यों? Because ये एक टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ही हम बोल सकते हैं. एंड द पर्सन हु आर हैविंग द सिकल सेल एनीमिया, उनकी बॉडी में आरबीसीज ऐसे होते हैं, तो उनमें मलेरिया क्यों नहीं हो सकता, ऐसा क्वेश्चन आता है हमारे मन में. बिकॉज मलेरिया में एरिथ्रोसाइट्स आर मोस्टली अफेक्टेड. रेड ब्लड सेल्स ज्यादा अफेक्ट होते हैं, और रेड ब्लड सेल्स हमारे सर्कुलर बाइकॉनकेव होते हैं. तो जब तक पैथोजन और पैरासाइट इसके अंदर जाएगा और अंदर जाकर इसको रैप्चर करेगा, तो वी कैन से दैट वी आर सफरिंग फ्रॉम मलेरिया. बट इन सिकल शेप कंडीशन में क्या हो सकता है, यहाँ पर उनको जगह नहीं मिलती है. दे आर नॉट हैविंग दैट प्लेस, दे आर नॉट हैविंग दैट स्पेस. उनके पास में वो स्पेस नहीं है कि वो अंदर जा सके और वहां पर उनका केमिकल रिलीज कर सके और उसको रैप्चर कर सके. दैट्स वाई द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया विल नॉट गेट द डिसीज कॉल्ड मलेरिया. अब सिकल सेल एनीमिया उस पर्सन में है, दैट पर्सन इज अल्टीमेटली गोइंग टू डाई ओनली, वो तो मरेगा ही. बट एक कंडीशन होती है कैरियर टाइप की. We know that carrier in which 50% our RBCs are sickle shaped and 50% of our RBCs are normal. Okay? तो उस कंडीशन में, इन द कैरियर कंडीशन, दैट पर्सन इज टोटली प्रिवेंटेड टूवर्ड्स द मलेरिया. ओके, सो अफ्रीकन पीपल्स हु आर हैविंग द कैरियर जीन ऑफ सिकल सेल एनीमिया वो ज्यादा प्रिवेंटेड रहेंगे, और जो सिकल सेल एनीमिया से ऑलरेडी अफेक्टेड है तो दे आर गोइंग टू अल्टीमेटली डाई ओनली. ओके, एंड द नॉर्मल पीपल्स आर प्रेजेंट देयर. नॉर्मल पर कुछ असर होगा क्या? नो, नॉर्मल आर बिहेविंग एज नॉर्मल ओनली, दे विल बी अफेक्टिंग फ्रॉम मलेरिया. अगर सिकल सेल एनीमिया नहीं है तो मलेरिया तो होगा ही होगा. ओके, नाउ द causative agent of malaria. What are the causative agents of malaria? One protozoa we can say that is responsible for malaria is Plasmodium. Plasmodium is responsible for malaria, and there are 4 species of this Plasmodium. What are they? Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium ovale, and malaria. And the most common type of Plasmodium in our India is vivax. Okay, most common. ये इंडिया में मोस्ट कॉमन पाया जाता है, और मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर बीइंग अफेक्टेड, हु आर बीइंग अफेक्टेड फ्रॉम मलेरिया. तो इट इज कंफर्म दैट हाँ
वाइवेक्स ही काटा होगा उनको. ओके, नाउ there are three more, that is falciparum, ovale and malaria or malaria. In this all this species, the falciparum is the most deadliest. सबसे ज्यादा डेडलीस्ट और वी कैन से सबसे ज्यादा खतरनाक जो है वो फैल्सीपैरम ही है, बट इट इज नॉट वेरी मच कॉमन इन इंडिया. ओके, फैल्सीपैरम बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है इंडिया में. So and also it is the most deadliest form of this plasmodium. Why most deadliest? Because it directly affects to our brain. Directly affects to our brain. Therefore, we consider this as the most deadliest form. Now, these are the four species of Plasmodium: Vivax, Falciparum, Ovale and Malaria, from which the Vivax is the most common in India and Falciparum is the most deadliest. Now, just think that what happens in malaria. सबसे पहले अगर मलेरिया होता है तो हमको क्या होता है? सबसे पहले we are feeling some kind of shivering or extreme cold, we can say. पहला एक सिम्टम जो हमारी बॉडी में दिखता है वो एक्सट्रीम कोल्ड, हमको बहुत ज्यादा ठंड लगती है. ओके, तो पहला सिम्टम हमारा मलेरिया का हुआ दैट वी आर फीलिंग एक्सट्रीम कोल्ड. एक्सट्रीम कोल्ड. ओके, नाउ अब दूसरा सिम्टम क्या हुआ? हमको ठंड लग रही है, तो एक्सट्रीम कोल्डनेस के बाद में हमारी बॉडी में शिवरिंग होती है. ओके, तो व्हाट विल बी द सेकंड सिम्टम? शिवरिंग हुआ हमको. नाउ अब शिवरिंग होने के बाद में आफ्टर शिवरिंग अगर हमको बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, ठीक है, अगर हमको एक दिन के लिए लग रही है और फिर उसके बाद में चले गया, तो हम क्या बोलेंगे? माइट बी पॉसिबल देयर आर सम अदर रीजंस आल्सो व्हिच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्सट्रीम कोल्ड एंड शिवरिंग. ओके, नाउ if it is happening after again after 3 days or again after 4 days, तो what we will say, we will take some kind of antibiotics or against it. और अगर हम antibiotics नहीं ले रहे हैं तो हमको क्या होगा? we'll be suffering from fever only. So what will be the third symptom? After shivering we'll be suffering from fever. और अब fever होने के बाद में हमें ठंड लगी, हमको शिवरिंग हुआ बहुत ज्यादा और हमको फीवर हो गया. फीवर होने के बाद में क्या होता है? विल बी स्वेटिंग, हमको स्वेटिंग होती है. सो व्हाट विल बी द फोर्थ कंडीशन फॉर इट? स्वेटिंग. दीज आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ मलेरिया. एक्सट्रीम कोल्ड हुआ, शिवरिंग हुई, फीवर हुआ और स्वेटिंग हुई. अब ये सिम्टम्स हमारी बॉडी में क्या रिपीट होते हैं? Yes, if we are suffering from malaria, अगर हमारी बॉडी में प्लाज्मोडियम एंटर हुआ है, देन हमारी बॉडी में ये सिम्टम्स जो है रिपीट होंगे. दे विल गेट कंटिन्यूसली रिपीटेड इन अवर बॉडी. सो हाउ दे विल रिपीट? एक्सट्रीम कोल्ड, शिवरिंग, फीवर एंड स्वेटिंग. अगर ये हमारे बॉडी में इट इज हैपनिंग इन अवर बॉडी आफ्टर एवरी 3 days, or we can say it is happening in our body after every 2 days. ओके, 2 दिन हुआ, 2 दिन के बाद में वापस हमको ठंड लग रही है, शिवरिंग हो रही है, फीवर हो रहा है. ओके, नाउ फीवर हो गया, फिर हम थोड़ा सा सॉरी वी कैन से दैट हम सो गए. तो सोने के बाद में क्या होता है? विल बी फीलिंग स्वेटिंग. जब धीरे धीरे बुखार जाता है, तो धीरे धीरे फीवर हमारी बॉडी से जाता है, तो हमें क्या होता है? हम थोड़ा सा गर्मी महसूस करते हैं. ओके, तो उससे स्वेटिंग होती है. ओके, तो एक दिन हो गया जिसमें हमको ये सारे सिम्टम्स दिख गए. अब दूसरे दिन होगा क्या? नहीं होगा. ओके, नाउ अब तीसरे दिन होगा क्या? नहीं होगा. अब माइट बी पॉसिबल कि 1 या 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन में वापस हो रहा हो. पहले दिन हमको ये हो गया, उसके बाद में 1 दिन गया, 2 दिन गया, तीसरे दिन हमको वापस से ये सिम्टम्स दिख रहा है. तो हम उस टाइप के फीवर को क्या बोलेंगे? टर्शियर फीवर. मतलब
3 दिन के बाद में जो फीवर रिपीट हो रहा है, हर तीसरे दिन फीवर होना, दैट टाइप ऑफ फीवर वी विल कॉल्ड एज टर्शियर फीवर। तो ये किसकी एक्टिविटी होती है? दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी इज शोन बाय दीज 3 स्पीशीज, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, फैल्सीपैरम एंड ओवेल, दैट विल शो टर्शियर फीवर। 2 दिन तक डोमेंट कंडीशन में, वापस तीसरे दिन हमको फीवर फील हुआ। ओके, नाउ एक और टाइप का फीवर होता है, दैट इज नोन एज क्वार्टरनरी फीवर। क्वार्टरनरी फीवर में फीवर आफ्टर एवरी 3 डेज, 3 दिन तक हम ठीक रहे, पर 4th डे अगेन वी आर सफरिंग फ्रॉम फीवर। फिर उसके बाद में 3 दिन तक फिर से हम ठीक रहे, पर 4th डे अगेन वी आर सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो क्या होगा? हर चौथे दिन हमको बुखार फील हो रहा है। तो हर चौथे दिन, 4 मतलब क्वार्टरनरी वीकेंड्स है, तो वी विल कॉल दिस टाइप ऑफ फीवर एज क्वार्टरनरी फीवर, हम बोल सकते हैं उसको। एंड दिस क्वार्टरनरी फीवर की जो कैरेक्टरिस्टिक है, दैट विल शोन बाय आवर प्लाज्मोडियम मलेरे। ओके, टर्शियर फीवर मतलब हर तीसरे दिन बुखार होना, दैट इज शोन बाय आवर 3 स्पीशीज, दैट इज वाइवेक्स, फैल्सीपैरम एंड ओवेल। ओके, क्वार्टरनरी फीवर मतलब हमको हर चौथे दिन बुखार शो हो रहा है, तो दैट इज शोन बाय आवर ओनली 1 स्पीशीज, दैट इज प्लाज्मोडियम मलेरे। ओके, दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज 4 स्पीशीज। इन चारों में सिर्फ एक यही डिफरेंस है, उसके अलावा बाकी इनका लाइफ साइकिल है, इनका अफेक्टिंग का वे है, या जैसे ही है ये हमारी बॉडी में आते हैं तो हमारी बॉडी को अफेक्ट करेगा, तो सेम प्रोसीजर में चारों अफेक्ट करेंगे। बस एक डिफरेंस है कि फैल्सीपैरम हमारे एरिथ्रोसाइट्स को डिस्टर्ब करने के अलावा हमारे सीएनएस, हमारे ब्रेन को भी ज्यादा अफेक्ट करता है। ओके, तो बस एक डिफरेंस है इसमें, बाकी ये चारों स्पीशीज सेम टू सेम, जस्ट कॉपी पेस्ट इन कॉपी पेस्ट ऑफ ईच अदर। और एक और बात कि इन सब स्पीशीज का अपना एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। जैसे ये हमारी बॉडी में आया, हमारी बॉडी में आने के बाद में क्या ये हमारी बॉडी में ये इसकी इन्फेक्टिव स्टेज वी कैन से, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द प्लाज्मोडियम इज अगेन 1 लार्वल स्टेज। इन्फेक्टिव स्टेज इज लार्वल स्टेज, और वो लार्वल स्टेज भी कौन सी? स्पोरोजोआइट। ओके, स्पोरोजोआइट फॉर्म में या स्पोरोजोआइट लार्वल कंडीशन में जब ये हमारी बॉडी में एंटर होगा तो हम बोलेंगे अब हमको मलेरिया होगा। नाउ वी विल बी सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। ओके, द कंडीशन ये आपको याद रखना है, स्पोरोजोआइट। द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड दैट in which condition the malarial parasite or the plasmodium is entering into our body. So your answer will be sporozoite. Okay, now we were talking that ये प्लाज्मोडियम जो है, इनकी जो सारी स्पीशीज है वो सब सेम होती हैं, बट इनका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। जब ये स्पोरोजोइट में हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, स्पोरोजोइट फॉर्म में, तो हमने क्या बोला कि लार्वल स्टेज में जा रहे हैं। ओके, पर लार्वल स्टेज में जाने के बाद में भी ये हमारी बॉडी में जाने के बाद कुछ अपना फॉर्म चेंज करते हैं, ये एक के बाद एक अपना फॉर्म चेंज करेंगे। जैसे ये है स्पोरोजोइट, तो स्पोरोजोइट के बाद में दैट विल कन्वर्ट इनटू द ट्रोफोजोइट, ट्रोफोजोइट के बाद में दैट विल कन्वर्ट इनटू द मीरोजोइट। ओके, सो इनका एक पर्टिकुलर इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि हाँ मीरोजोइट स्टेज में गया और मीरोजोइट स्टेज में पहुंचने के इतने दिन बाद में ये हमारी आरबीसी को रैप्चर करेगा। तब तक वो हमारी आरबीसी में रहेगा पर तब तक रैप्चर नहीं करेगा, उसको अफेक्ट नहीं करेगा। आरबीसी में जाने के बाद में वहां से नरिशमेंट लेने के बाद में और हीमोग्लोबिन लेने के बाद में, सारा प्रोटीन लेने के बाद में वो हमारी आरबीसी को रैप्चर करेगा। ये रैप्चर करने में वो एंटर हुआ, पहले दिन में वो एंटर हुआ, तो पहले दिन में एंटर होने के बाद में जब तक उसका इंक्यूबेशन पीरियड खत्म नहीं होता तब तक वो हमारी आरबीसी को रैप्चर नहीं करेगा। ओके, सो इसलिए जब हमको फीवर और ये सब फील होगा उसके थोड़े टाइम के बाद हमको अफेक्ट ज्यादा असर दिखना चालू होगा वी कैन से।
ओके, सो व्हाट विल बी द इंक्यूबेशन पीरियड? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 14 डेज का, फैल्सीपेरम का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 12 डेज का, और ओवेल का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 28 डेज का, और मलेरिया का इंक्यूबेशन पीरियड होता है अगेन 14 डेज का। ओके, सो दिस इज द इंक्यूबेशन पीरियड कि हाँ इतने दिन तक ये हमारी आरबीसी में रहेगा, और जब ये अपना एडल्ट फॉर्म और वी कैन से दैट जब ये डिवीजन करना शो होगा और डिवीजन करना स्टार्ट करेगा, वी कैन से डिवीजन करने स्टार्ट करने वाला होगा, तब ये आरबीसी को रैप्चर करेगा, तब तक उसका इंक्यूबेशन पीरियड खत्म हो जाएगा, आरबीसी को रैप्चर करेगा और वहां से बाहर हो जाएगा। ओके, सो इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी मैटर करता है कि कौन सा वाला प्रोटोजोआ या कौन सा वाला स्पीशीज हमारी बॉडी में गया है और कितने दिन बाद हमारी बॉडी में उसका अफेक्ट दिखाई देगा। अगर वाइवैक्स अगर वाइवैक्स गया है तो 14 डेज विल बी द उसका इंक्यूबेशन पीरियड, फैल्सीपेरम है तो 28 डेज, ओवेल है तो अगेन फैल्सीपेरम है तो 12 डेज, ओवेल है तो 28 डेज, और मलेरिया है तो 14 डेज। ओके, नाउ अब ये तो हमने बात किया कि इसका पूरा लाइफ साइकिल इनका पूरा नेचर या नेचर ऑफ अफेक्टिंग वी कैन से सेम होता है, बट उनका इंक्यूबेशन पीरियड अलग होता है। तो इनका लाइफ साइकिल कैसा हुआ? आर दे मोनोजेनेटिक और डाइजेनेटिक? These are digenetic because they are needing or they have the need of two hosts. So they are digenetic in nature. They need two hosts for completing their life cycle. What are that two hosts? One will be the mosquito and one will be our human. अब एक क्वेश्चन आता है कि हाँ ठीक है, हमको दो होस्ट तो मिल रहे हैं, हमें पता है कि एक मलेरिया होता है मच्छर के एक मॉस्किटो होता है, मच्छर के काटने से हमको मलेरिया होता है, और वो हमारी बॉडी में एंटर हुआ उसका प्रोटोजोआ, फिर उसके बाद में ह्यूमंस में अफेक्ट करना शो होता है। पर इसमें से प्राइमरी कौन सा होता है और सेकेंडरी कौन सा होता है, ये क्वेश्चन आता है। तो प्राइमरी हुआ हमारा मॉस्किटो और सेकेंडरी हुआ हमारा ह्यूमन बींग्स। अब हमने इसको प्राइमरी और सेकेंडरी कैसे नाम दिया, कैसे पहचानेंगे हम कि प्राइमरी कौन सा और सेकेंडरी कौन सा? सो डिवीजन के बेसिस पर जिस होस्ट में जो प्रोटोजोआ है और द पैरासाइट है वो जिस होस्ट में सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन करेगा हम उसको नाम देंगे प्राइमरी, और जिस होस्ट में पैरासाइट एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन करेगा दैट इज बाय बाइनरी फ्यूजन से करेगा अगर, तो हम उसको बोलेंगे एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, और वो होस्ट कहलाएगा सेकेंडरी होस्ट। तो मॉस्किटोज में जब वो रहेंगे दे विल परफॉर्म आवर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, and when they are present in human they will perform asexual type of reproduction. ओके, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया वो हो गया प्राइमरी, और जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया वो हुआ सेकेंडरी। ओके, नाउ अब इसका लाइफ साइकिल की तो बात कर ली, और हमने भी बात करी कि इन्फेक्टिव स्टेज क्या होती है, स्पोरोजोइड। अब स्पोरोजोइड फॉर्म में ये किस में प्रेजेंट रहेगा? स्पोरोजोइड फॉर्म में ये मॉस्किटोज में प्रेजेंट रहेगा। तो क्या ये स्पोरोजोइड फॉर्म में ह्यूमन बींग्स में भी आ जाता है? यस, ये स्पोरोजोइड फॉर्म में मॉस्किटोज में कन्वर्ट होता है। ओके, मॉस्किटोज में ये अपना स्पोरोजोइड लार्वा स्टेज तक आ जाएगा। ओके, थोड़ा सा डेवलप हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ वी कैन से, और स्पोरोजोइट में कन्वर्ट हो गया। स्पोरोजोइट सिचुएशन में आने के बाद में ये मॉस्किटो जो है वो इस स्पोरोजोइट को ह्यूमन में डाल देती है, ह्यूमन में इंजेक्ट कर देगी। तो ह्यूमन में भी जब पैरासाइट एंटर हुआ तो वो क्या था, स्पोरोजोइट फॉर्म में ही था। सो इन ह्यूमंस, इसीलिए हमने बोला कि ह्यूमंस में ये स्पोरोजोइट फॉर्म में एंटर होते हैं, इनकी इन्फेक्टिव स्टेज होती है स्पोरोजोइट फॉर्म। अब इसको स्पोरोजोइट से दूसरी स्टेजेस में भी कन्वर्ट करना है,
अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट करना है, तो इसको क्या लगाएगा, एक इन्फेक्टिव स्टेज और एक इन्फेक्टिव पर्सन लगेगा फॉर कन्वर्टिंग इनटू दिस, एक पर्सन की जरूरत होगी, एक ह्यूमन बीइंग की जरूरत होगी, वी कैन से, फॉर मूविंग इट्स लाइफ साइकिल। तो अब हम इसकी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे।